हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी तक दो जनजातियों का अध्ययन कर लिया है। एक तो हमने एस्किमो पढ़ा है, उसके बाद में हमने बुशमैन पढ़ा है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी तीसरी जनजाति है वो है हमारी भील। तो दोस्तों, आज हम भील के बारे में कंप्लीटली स्टडी करते हैं, उनके बारे में जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सारे एस्पेक्ट को तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि भील जनजाति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, भील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या होता है भील? भील किस तरह से शब्द बना है, क्या इसका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों, भील का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं भील की, तो वो कई मान्यताओं के साथ में बना है। पहली जो मैं बात करता हूं वो बनता है द्रविड़ियन भाषा के अनुसार। द्रविड़ियन भाषा के अनुसार जो भील है वो बना है बीलू शब्द से। बीलू शब्द से बना है, जिसका मतलब है तीरंदाज, जिसका मतलब है तीरंदाज। ओके। इसके बाद में दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग, संस्कृत भाषा के अनुसार इसका जो मीनिंग है वो है वध करने वाला या फिर मारने वाला, मार देने वाला। दोस्तों, ये नाम इसको इसलिए कहा जाता है वध कर देने वाला, मार देने वाला या भेदने वाला, भेदने वाला। इस तरह से इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, तीरंदाज होते हैं। तो ये जो इसका मीनिंग है वो भी इस बात को स्पष्ट करता है कि ये एक निपुण तीरंदाज होते हैं। तो इसका अगला मीनिंग मैं बताऊंगा कि जिसका मतलब है निपुण तीरंदाज की वजह से। इसको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है भेदने वाला, वध करने वाला या फिर मार देने वाला। इसको ये वाले नाम दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैसे जो हमारा भील शब्द होता है उनका इस तरह से मीनिंग होता है, तथा इस भील शब्द का हमें जो उल्लेख मिलता है वो हमें कई जगह मिलता है। कहाँ कहाँ पे उल्लेख मिलता है? इनका हमें उल्लेख मिलता है पुराणों में मिलता है, इनके बाद में आप महाभारत में देखोगे, उसके बाद में आप इनका रामायण में देखोगे। इस तरह से इनका दोस्तों उल्लेख मिलता है अलग अलग जगह। जब हम बात करते हैं कि महाभारत में इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, दोस्तों आपने महाभारत में देखा होगा एकलव्य की कहानी। एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी। जो एकलव्य का जो संबंध था वो भील जनजाति से था, तो एकलव्य की कहानी आपने देखी होगी। इनके बाद में रामायण में हम देखते हैं दोस्तों कि जब श्री राम सीता जी की खोज में जाते हैं तब एक जंगल आता है जिसका नाम होता है दंडकारण्य का जंगल, यानी कि दंडकारण्य वन में जाते हैं। तो इस समय उनकी मुलाकात होती है एक सबरी नामक की महिला से। यानी कि कौन सी महिला? सबरी से इनकी मुलाकात होती है, और वो सबरी भगवान श्री राम को बेर खिलाती है। तो दोस्तों, ये जो सबरी है इनका संबंध कौन सी जनजाति से है? इनका संबंध भील जनजाति से है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। ये तो उल्लेख हो गया। उल्लेख के बाद में हम जानते हैं कि भीलों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो दोस्तों, उत्पत्ति के संबंध में मैं बात करूं कि ये थे कौन, कहां से आए हैं हमारे इस इतिहास में, तो इन संबंध में सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे महादेव हैं। महादेव के एक पुत्र थे जिनका नाम था निषाद, जिनका नाम था निषाद। और जो निषाद ने क्या किया था, महादेव जी का जो आपका बेल था जिसका नाम था नंदी, और वो नंदी की निषाद क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। निषाद की क्या कर देते हैं, निषाद नंदी की हत्या कर देते हैं। इससे महादेव जी इनसे क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और इनको सजा देते हैं। इनको जंगलों में निर्वासित कर देते हैं। इनको जंगलों में क्या कर देते हैं, निर्वासित कर देते हैं जंगलों में।
तो दोस्तों ये जो निषाद है, ये निषाद कौन थे? निषाद भील थे। तो महादेव जी की संतान एक निषाद है जो कि भील थे, और उन्होंने क्या किया था? नंदी की हत्या कर ली थी, जिसकी वजह से इनको सजा दी जाती है और निर्वासित कर दिया जाता है। वो जंगलों में या फिर वो चले जाते हैं दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ियों में इनको निर्वासित कर दिया जाता है। और यहाँ से हम पढ़ते हैं कि भील जनजाति जो होती है, इनका जो आवास होता है वो क्या होता है? दुर्गम पहाड़ियाँ होती हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम जान लेते हैं भील जनजाति के बारे में कि ये किस तरह के लोग होते हैं। दोस्तों जो भील जनजाति के जो लोग होते हैं, इनके शारीरिक बनावट के बारे में हम जानते हैं। तो इनका जो रंग होता है वो गहरा काला होता है, गहरा काला इनका रंग होता है। इनके बाद में दोस्तों मैं बात करूं इनके शरीर, तो ये नाटे होते हैं। इनके बाद में इनकी आंखों की बात करूं, इनकी आंखें लाल होती हैं तथा जबड़ा हल्का बाहर निकला होता है, हल्का बाहर की तरफ निकला होता है। ये इन बातों में इनका ध्यान रखेंगे। और इनके जो बाल होते हैं, भद्दे बाल होते हैं इनके। और इनके शरीर की बात करें तो सुडोल, सुगठित इनका शरीर होता है। दोस्तों एक मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में हमें ध्यान में रखना है, इनकी एक मुख्य विशेषता होती है, वो होती है कि ये परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। ये तो होते ही होते हैं। इनके बाद में इनमें चोरी धर्म के खिलाफ है। देखो धार्मिक पाप है, चोरी करना धार्मिक पाप है। कितनी बड़ी खूबी है दोस्तों, देखो ये चोरी इनका धार्मिक पाप है। और दूसरी एक विशेषता ये रहती है कि ये आज़ादी प्रिय होते हैं। हाँ, इनको आज़ादी पसंद होती है। ये तो था दोस्तों हमारी भील जनजाति के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारी जो भील जनजाति है, ये तीसरी यानी कि तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। क्या मतलब हो गया कि भारत की मैं बात करूं तो भारत में जो सबसे ज्यादा संख्या में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है आपकी गोंड जनजाति। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं तो वो है आपकी संथाल। इनके बाद में जिस जनजाति का नंबर आता है वो यही है दोस्तों, वो है हमारी भील। ये याद रखेंगे दोस्तों। इनको याद करने का तरीका देखो, इनका ट्रिक है गो सभी, यानी कि सभी जाओ। क्या है? गो सभी, यानी कि गो से गोंड बन जाएगा, सह से संथाल बन जाएगा, भी से आपका भील बन जाएगा। और बात करूं मैं राजस्थान की, तो राजस्थान में दो प्रमुख जनजाति हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि भील और मीणा। हम बोलचाल में क्या बोलते हैं? भील और मीणा, लेकिन इनकी जनसंख्या का क्रम उल्टा है, मीणा और भील। तो राजस्थान की मैं बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? मीणा की। इसके बाद में कौन सी है? भील की पाया जाता है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। ये भारत की बात करूं तो तीसरे नंबर पे है। ट्रिक क्या है? गो सभी याद रखोगे। इसके बाद में बात करूं मैं राजस्थान की तो भील और मीणा बोलते हैं, याद रखना मीणा और भील। मीणा सर्वाधिक है, उसके बाद में ये भील है। ये इनकी उत्पत्ति है, ये शारीरिक बनावट है, और ये इस तरफ से भाषाओं के अकॉर्डिंग इनका ये मीनिंग है, और इतिहास में इनका इस तरह से मीनिंग निकलता है। लेकिन दोस्तों जब मैं वर्तमान इतिहास की बात करूं तब इसमें आपने देखा होगा कि कर्नल जेम्स टोड ने, आप इस तरह से दोस्तों लिखते जाएं, कर्नल जेम्स टोड ने भी भील जनजाति के बारे में बताया है। इन्होंने कहा था कि मेवाड़ राज्य में रहने अरावली पर्वत श्रेणी में रहने वाली जनजातियां जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध विद्रोह में उनकी मदद की थी। दोस्तों ये बहुत ही तीरंदाज होते हैं, ये तीरंदाजी में निपुण होते हैं, और इनके तीरों की वजह से इन्होंने मुगलों को छक्के छुड़वा दिए थे। ये इतिहास गवाह है दोस्तों। और काफ़ी आप देखोगे राजस्थान में मैं इनकी बात करूँ तो उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये भीलों का बाहुल्य एरिया है। आपको पता होगा कोटिया भील के नाम पे कोटा का नाम पड़ा है, तो कोटिया हो गया, बासिया भील बांसवाड़ा में हो गया,
इसके बाद में डुंगरिया भील डूंगरपुर में हो गया। इस तरह से इन्होंने इन राज्यों में, इन जगहों पे इन्होंने अपना राज भी किया है। तो ये तो थी दोस्तों हमारी भील जनजाति के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब इनके वही स्टेप के बारे में जानते हैं कि इनका निवास स्थान क्या था, अब इनके बाद में उनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या था, इनका समाज और संस्कृति क्या था, और ये वर्तमान की संस्कृति से किस टाइप से मिंगल्ड अप हो गए, किस तरह से ये उनके तालमेल और उनके संपर्क में आगे हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में हम जानेंगे इनके निवास स्थान के बारे में। इनके निवास स्थान के बारे में जानते हैं कि ये जनजाति कहाँ पे निवास करती हैं। तो इस संबंध में दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो भील जनजाति होती है उनका हल्का सा अपन मैप ड्रॉ कर लेते हैं। मैप के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। ये इस तरह से कुछ इंडिया का मैंने रफली मैप बनाया है। इसमें हम देखेंगे ये तो आपका जो राजस्थान का प्रदेश होता है, जिसमें आप कह सकोगे यहाँ जो हमारी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद में आप चलोगे तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इनका जो मुख्य जो निवास स्थान है वो इन एरिया में पाया जाता है। इन एरिया में ये जैसे एरिया आप मुख्यतः देखोगे तो राजस्थान का तो ये वाला एरिया ही होता है। इनके बाद में इनका ये एरिया, और इन एरिया में ये कुछ इस तरह से यू बड़ी होती हैं आगे। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का जो जंगल का एरिया है उस निर्जन वनों में भी ये निवास करते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इनके निवास स्थान की जगह, यानी कि ये पाए जाते हैं बेसिकली अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये वाला आपकी अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में ये निवास स्थान करते हैं। और जब बात करूं ये कौन कौन से राज्यों को कवर करते हैं तो ध्यान रखें, यहां से आपको मैप यदि इंडिया का समझ में आ रखा है तो आप बिल्कुल इजीली यहां पे लिख सकते हैं। पहला मैं लिखूंगा राजस्थान हो गया, राजस्थान के मैं डिस्ट्रिक्ट भी लिखूंगा तो थोड़ा गैप रख देते हैं यहाँ पे। राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद में नीचे चलते हैं तो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र हो गया, और इधर फिर वापस चल जाते हैं तो वो आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इन 4 राज्यों में ये जनजातियां निवास करती हैं। अब इन 4 राज्यों में वो कौन सा एरिया है जो इन जनजातियों का सबसे बड़ा निवास स्थल है, तो इनमें कुछ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। राजस्थान पूरा नहीं है, हालांकि आप जानते होंगे जो दक्षिण का एरिया है राजस्थान का, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये तो राजस्थान का एरिया है। इसके बाद में जब मैं दोस्तों बात करता हूं गुजरात की, तो गुजरात में आपका आ जाता है पंचमहल और बड़ोदरा। पंचमहल और बड़ोदरा में ये जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। और जब मैं बात करूं दोस्तों मैं एमपी की, तो एमपी में आपका हो गया धार डिस्ट्रिक्ट हो गया, और झाबुआ, रतलाम, ये जो इनका मुख्य एमपी का एरिया हो गया। अब दोस्तों जब मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, नासिक में, जलगांव में और धुले जिले में, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे आपकी भील जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। और मेन हमें राज्यों का पता रखना है, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में। यहाँ पे भी देख सकते हैं राजस्थान में, गुजरात में,
महाराष्ट्र में और उसके बाद में एमपी में ये मुख्यतः पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट का भी नाम पता रखेंगे। यहाँ इन दुर्गम पहाड़ियों के साथ साथ में यहाँ जो एमपी और जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है, इनमें जो निर्जन वन है, जो जंगल है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इनके बाद में बात करते हैं दोस्तों इनके निवास स्थान से संबंधित है। ये एक तो आप लिख दोगे इनका निवास स्थान ये है, और दूसरा ये भी लिख सकते हो इनका जो निवास स्थान है वो दुर्गम पहाड़ियों व वनों में है। और वनों से संबंधित इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें दोस्तों, जहां पे ये भील जनजाति निवास करती है उसके 33% एरिया में 33% क्षेत्र में वन है। 33% इनके एरिया में वन है। ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है इनसे संबंधित, तो ये ध्यान रखें वनों में रहता है और इनकी दुर्गम पहाड़ियाँ यहाँ पे अवस्थित होती हैं। इसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं इनके निवास स्थान से संबंधित इनकी जो जलवायु होती है, इनकी जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। हम जानते हैं कि जो इंडिया की जलवायु किस तरह से, और ये मानसून पर प्रभावित एरिया है, तो इसका मतलब इसकी जो जलवायु है वो है आपकी मानसूनी जलवायु। इन निवास स्थानों में दोस्तों आजकल इनकी जो भी दुर्गम पहाड़ियां हैं, जो वन है, या एक तो वनों की कटाई हो रही है और जो पहाड़ियां हैं वो कम वनाच्छादित है, जिसकी वजह से और मिट्टी के कटाव की वजह से इनको काफ़ी हद तक खतरा है और ये इनके लिए काफ़ी एक चुनौती की चीज़ है। तो ये तो थी दोस्तों हमारी भील जनजाति के निवास स्थान के बारे में। अब दोस्तों हम जानते हैं कि भील जो जनजाति है इनका आर्थिक क्रियाकलाप किस तरह से रहता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। कि इनका आर्थिक क्रियाकलाप किस तरह का होगा। देखो दोस्तों, जब भी हमने आर्थिक क्रियाकलाप जितनी भी जनजातियों के बारे में पढ़ा है, सब में हमने पढ़ा है कि इनका जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप होता है, एक तो शिकार होता है जिसको हम आखेट बोलते हैं, पशुचारण होता है, और आदिम तरीके की कृषि होती है, और खाद्य संग्रहण होता है। ये जहाँ तक जिस भी जनजातियों की बात है दोस्तों, इसमें कट कॉपी पेस्ट करना है, इन्हीं चीज़ों को ऐड करते जाना है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ते जाना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इनका आखेट। बड़े तीरंदाज होते हैं तो आखेट तो होगा ही होगा। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों इनके खाद्य संग्रहण की। इसके बाद में बात करते हैं इनके पशुपालन की। इनके बाद में बात करते हैं दोस्तों इनके कृषि की। तो ये है दोस्तों इनकी मुख्य आर्थिक जो क्रियाकलाप। अब सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें समझ लेते हैं और डिटेल से भी देखेंगे। इसके बाद में जो इनका आखेट होता है, तो ये आपका धनुष और तीर से ये क्या करते हैं, यानी कि जो भी जंगली पशु व पक्षियों का शिकार करते हैं, साथ ही साथ ये तालाब से मछलियों को भी पकड़ते हैं। ये तो रह गया इनका आखेट में। खाद्य संग्रहण में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें, इनका जो खाद्य संग्रहण है वो स्पेसिफिकली कौन करती हैं, वो महिलाएं करती हैं। किस तरह का खाद्य संग्रहण करती हैं वो देखें। ये खाद्य संग्रहण में क्या लेके आती हैं इसके बारे में देखें। एक तो ये जंगलों में रहती हैं तो कंदमूल लेके आएगी, फल और फूल लेके आएगी, और पत्तियां इकट्ठा करती हैं। तो ये तो रहेगी दोस्तों इनके खाद्य संग्रहण से संबंधित। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इनके पशुपालन से संबंधित। ये पशुपालन में रखते हैं जो हमारा गाय और भैंस, गाय भैंस का पशुपालन करते हैं। इसके बाद में कुक्कड़ भी ये पालते हैं, तो ये पशुपालन में इनका हो गया। जब कृषि की बात करें दोस्तों, ये झूमिंग कृषि करते हैं। कैसी कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं। किस तरह की झूमिंग कृषि है उनकी बात करेंगे, यानी कि झूमिंग जो आपकी आदिम कृषि का हिस्सा है। इस तरह से दोस्तों इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप रहता है। अब इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप है इनको बिल्कुल डिटेल से अध्ययन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले दोस्तों इस संबंध में हम बात करते हैं आखेट की। इस संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके आखेट की। दोस्तों जब मैं इनके आखेट की बात करूं तो मैंने पहले ही बनाया था कि ये बहुत ही निपुण होते हैं तीरंदाजी में। तीरंदाजी में निपुण होते हैं
और ये जंगल में जाते हैं और आपका जितने भी जो जंगली पशु और पक्षी रहते हैं इनका करते हैं शिकार। इनके बाद में ये क्या करते हैं, मछलियां भी पकड़ते, जो कि हमने वहां पे बताया था, मछलियां पकड़ते हैं। अब दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तीरंदाजी में निपुण है, लेकिन अब मैक्सिमम जो भील जनजाति है लगभग कहें तो 80%, यानी कि जो 80% भील जनजाति हैं किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, कृषि में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि जो पहले इनका कभी पुश्तैनी रहा करता था तीरंदाजी और इनमें वो काफ़ी महारत हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो 80% लोग हैं वो कृषि में कन्वर्टेड हो गए हैं। और कृषि किस तरह की करते हैं, आदिम टाइप की करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं। किस तरह की करते हैं, देखो इनकी जो कृषि होती है वो होती है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि का क्या मतलब होता है दोस्तों, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। झूमिंग कृषि का मतलब होता है वो जंगली एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र भी होता है और मैदानी क्षेत्र भी होता है, वहाँ जो भी घास फूस और जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काट लेते हैं और उनकी जगह क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और उसके बाद में फिर उसको जब वो बंजर टाइप बन जाता है या फिर कम उपजाऊ हो जाता है तो फिर उस दूसरी जगह चेंज कर लेते हैं। सेम प्रोसेस को ये चेंज करते रहते हैं। तो ये तो होती है आपकी आदिवासी तरीके की झूमिंग कृषि। दोस्तों इसमें भी जो झूमिंग कृषि होती है उसको दो तरीके से अपनी बुक में डिवाइड कर रखा है। एक जो आपकी रहती है उसको बोला जाता है चिमाता, और जो दूसरी है उसको बोला जाता है दजिया। क्या फर्क होता है दोस्तों, देखो जो चिमाता होती हैं वो भी कृषि है, किस तरह की, झूमिंग कृषि है, लेकिन जो चिमाता उसको बोला जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता कहा जाता है। वहीं पे मैदानी भाग में की जाने वाली झूमिंग कृषि को दजिया कहा जाता है। तो ये इससे संबंधित फैक्ट है, आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये तो दोस्तों होता है इनका आखेट से संबंधित, यानी कि आखेट के बारे में लिखोगे कि आखेट में ये तीरंदाज हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इनकी 80% 80% जनसंख्या है वो कृषि में कन्वर्टेड हो गई है। यानी कि अब वो कृषि करते हैं, मैदानी भाग में भी करते हैं, साथ ही साथ पहाड़ी भाग में भी करते हैं। जो पहाड़ी भाग में करते हैं उसको चिमाता बोला जाता है, और जो मैदानी भाग में करते हैं उसको दजिया बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों आखेट के बाद में ये किस तरह के इनका खान पान होता है, भोजन की बात करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके भोजन की। दोस्तों जो इनका भोजन होता है, इनका मुख्यतः जो भोजन है वो है मक्का। यानी कि ये वर्ष पर्यंत साल भर जो भोजन करते हैं वो करते हैं आपके मक्के का। इसके बाद में दोस्तों इनमें जब भी कुछ उत्सव होता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, उस समय ये बनाते हैं चावल। उस समय ये चावल बनाते हैं और ये चावल को क्या बोलते हैं, चोखा बोलते हैं। इनके बाद में दोस्तों हाँ, चोखा के साथ में ये जो अगला बनाते हैं वो बनाते हैं आपका लापसी। लापसी भी बनाते हैं, और ये कब बनाते हैं, जब कभी उत्सव होता है उस समय ये इनका भोजन रहता है। इनके बाद में देखो दोस्तों ये जो आपके रहते हैं राबड़ी बनाते हैं। राबड़ी किस तरह से बनाते हैं आपको पता ही होगा दोस्तों, छाछ में आटा डालकर, अब ये भी विधि बतानी पड़ेगी क्या आपको, छाछ में आटा डालकर गर्म किया जाता है और क्या बनाई जाती है, राबड़ी बनाई। ये सभी जगह बनाई जाती है वहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं जो भी दालें होती हैं, और दालों में मैं कह दूँ आपका चने हैं, मूंग है, उड़द है, ये इनके क्या होते हैं, मुख्य भोज्य सामग्री में होते हैं। इनके अलावा जो सब्जियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, इनके मुख्य भोजन का अंग होती हैं। वैसे दोस्तों बात करें तो भील जो जनजाति होती है वो मांसाहारी होती है रीति रिवाजों के अनुसार। और इनके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों ये है कि ये एक सेवन भी करते हैं किसका, महुआ से निर्मित शराब का। महुआ से निर्मित शराब या मदिरा कह सकते हो, इसके ये व्यसनी होते हैं, यानी कि इसके ये एडिक्टेड होते हैं। महुआ इनका एक पेय पदार्थ के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था इनका खान पान, किस तरह से ये साल भर चलता रहता है। चावल ये लापसी उत्सव के टाइम बनाते हैं, राबड़ी भी इनकी चलती रहती है, दाल चना चावल ये सब्जी, और ये जनरली मांसाहारी होते हैं। ये तो है दोस्तों इनके भोजन के बारे में। अब इनके वस्त्रों के बारे में अध्ययन करते हैं।
ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके वस्त्र किस तरह के होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों कि ये पुराने टाइम की जब मैं बात करूं तो पुराने टाइम में ये बहुत कम वस्त्र पहनते थे, यानी कि पुराने समय में, यानी कि आज़ादी के टाइम की मैं बात करूं, उससे पहले या उसके आसपास की बात करूं, आज़ादी के समय ये बहुत कम वस्त्र पहनते थे। ओके, लेकिन उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इनमें भी क्या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया और जीवन शैली में इन्होंने अपना परिवर्तन किया, तो इस दौरान उन्होंने कुछ कपड़े पहनने शुरू किए। यानी कि पुराने समय की बात करें तो ये साल के बने क्या पहनते थे, नेकर पहनते थे, ये तो पहनते थे पुरुष। और आगे वहां पे लिख देता हूं स्त्रियों का, स्त्रियां पहनती थी पेटीकोट, स्त्रियां पहनती थी पेटीकोट। ओके, अब इसके बाद में दोस्तों इनमें चेंजमेंट आया और पुरुषों ने अपनी थोड़ी जीवन शैली को बदला और वो पहनने लग गए कमीज, नीचे धोती आ गई, ऊपर साफा आ गया, हो गई लाइफस्टाइल में परिवर्तन। थोड़ा और समय चेंज हुआ, थोड़ा और इसमें परिवर्तन कर लिया और पैंट व शर्ट पहनने लग गए और इस तरह से इनकी जीवन शैली में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ओके, अब इसके बाद में दोस्तों स्त्रियों की बात करते हैं। ये पेटीकोट के बाद में इन्होंने अपना पहनना शुरू किया घाघरा और लुंगड़ी, कांचली, ये है जो इनका वस्त्र हो गए। इनके बाद में दोस्तों फिर से इनमें परिवर्तन आया और इन्होंने क्या पहनना शुरू कर दिया, एक तो आपका जो घाघरा था ये आपकी घाघरी हो गई और इसके बाद में जो ऊपर था वो आपका ओढ़नी हो गई। यानी कि वर्तमान में इनका क्या हो गया, घाघरी और ओढ़नी अब इनका मुख्य बन गया। इनके बाद में ये लाख व कांच की, लाख चूड़ियां से खुद को सजाती संवारती हैं, यानी कि इनकी महिलाओं की बात करें। और पुरुषों की बात करें तो ये भी क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं। किनके, इनके होंगे मुख्यतः चांदी के हो जाएंगे, पीतल के होंगे, सीसा के हो जाएंगे, इस तरह के इनके क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। तो दोस्तों ये तो है इनका वस्त्रों के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं कि इनके किस तरह के घर बने होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके निवास गृह के बारे में। इनका निवास गृह कैसा होता है, इनका निवास गृह में मुख्य होती है झोंपड़ी। देखो दोस्तों, इनकी जो झोंपड़ी रहती है ये आपकी एक मैदान में रहती है और इसमें जो ऊपर उठा जो भाग रहता है, इस ऊपर उठे भाग पे ये अपनी क्या कर लेते हैं, झोंपड़ी बना लेते हैं। ओके दोस्तों, इनकी जो झोंपड़ी वगैरह जो भी घर होता है ना, वो एक पूर्ण घर होता है। यानी कि इसके और झोंपड़ी में साथ साथ में क्या होंगे, यानी कि जो भी पशुओं के जो चारा डालने का होगा और पशुओं के रहने के लिए भी ये इनमें कंप्लीट होगा। यदि इनसे थोड़ा ठीक ठाक का घर बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा जो खपरेल की छत वाला जो डालते हैं उसमें आपका पत्थर का इस्तेमाल करेंगे, पत्थर के साथ मिट्टी का करेंगे और बांस पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी पाया जाता है। तो इनका ये अपने क्या बना देते हैं, दीवार बना देते हैं और इनके ऊपर छतें किसे बना देते हैं, खपरेल की छतें बना देते हैं और ये आपकी छतें बना के इस तरह से ये तैयार कर लेते हैं। जो कच्चा टाइप का घर बनाते हैं, इसके जो सामने की जो दीवार होती है वो किसकी बनी रहती है, वो देखो दीवार के लिए एक तो ये क्या कर देते हैं, बांस का प्रयोग कर देते हैं, गोबर और खड़िया का प्रयोग कर देते हैं, खड़िया का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद में गेरू रंग से इसको देते हैं, कलर्ड कर देते हैं, यानी कि इसको सजा देते हैं। तो इस तरह से इनकी जो सामने की दीवार बनी रहती है, इस तरह से इनका निवास गृह होता है। लेकिन दोस्तों इनसे हटकर आजकल ये पक्के मकानों का चलन भी हो गया है। जहां पहले एकांत में रहा करते थे, आज सघन बस्तियों में भी ये रहने लग गए हैं। तथा इन जो गांव में जो बस्तियों में रहते हैं, इनके जो गांव होते हैं इनको कहा जाता है, छोटा गांव है तो इनको कहा जाता है फला, और जो यदि गांव बड़ा है ये आपका छोटा गांव हो गया। और यदि आपका गांव इसमें क्या है, बड़ा है, तो उसको बोला जाएगा पाल। और ध्यान रखें, इनके जो गांव का मुखिया होता है इनको बोला जाता है गमेती। और कोई भी डिसीजन लेगा, कुछ भी काम करेगा, ये सरदार टाइप का होता है और ये क्या लेता है, डिसीजन लेता है, जिसको बोला जाता है गमेती।
दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके औजार व बर्तन की। इनके औजार और बर्तन किस तरह के बने रहते हैं उनकी बात करते हैं। इनका दोस्तों जो औजार होता है उनमें होते हैं धनुष, बाण, तलवार भी होती है, खंजर, ये दोस्तों इनके मुख्य औजार होते हैं। अब इनके बाद में जो दोस्तों इनके बाण होते हैं, इनको दो तरीके से यहाँ पे बताया गया है, दो अलग अलग नाम है। एक का नाम है हरियो और दूसरे का नाम है रोबदो। ये इनके हथियार होते हैं। अब इनके बाद में देखते हैं दोस्तों, इनमें जो औजार रहते हैं उनमें एक रहता है फटकिया। फटकिया क्या होता है, यानी कि जो ये शिकार पकड़ते हैं और शिकार यदि कहीं भागने लग जाता है, जैसे स्पेशली पक्षियों का, तो इनको क्या कर देते हैं, ये फंदा टाइप का लगा रहता है, यानी कि फंदा होता है किसके लिए, पक्षियों के लिए। उनको वो इजीली क्या कर लेते हैं, इसमें ट्रैप कर लेते हैं। ये तो हो गया इनका फटकिया। ये तो इनके आते हैं दोस्तों औजारों में। इनके बाद में बात करते हैं इनकी बर्तनों की। जब दोस्तों इनके बर्तनों की बात करते हैं तो इनके मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। और इनके पास में एक मुख्य रूप से जो चीज़ रहती है वो रहती है इनकी चक्की। और इसके पास चक्की का काम जो किया जाता है, यानी कि मक्के को पीसने के लिए, मक्के को पीसने के लिए इनको चक्की की ज़रूरत पड़ती है। और एक इनके पास जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पालना, यानी कि बांस का बना पालना। ये जो तीन चीजें होती हैं, ये इनके यहाँ पे बर्तनों के रूप में कह दो या फिर औजारों के रूप में कह दो, ये इनके पास में मुख्य रूप से होती हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके समाज व संस्कृति की। जैसे दोस्तों हमने पिछली दो जनजातियों की बात की थी, यानी कि एस्किमो की और बुशमैन की। वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थे, मनुष्य की शुरुआती अवस्था में थे, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी एडवांस है। तो इनकी समाज और संस्कृति अपने आप में काफ़ी महत्व रखती हैं और ये जानने लायक है। तो देखो दोस्तों, इनकी समाज और संस्कृति की मैं बात करूँ तो पहली बात तो ये पितृशतात्मक होता है, यानी कि इनका जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। और वो क्या रहता है, कुल में बंटा रहता है, कुल या समूह में बंटा रहता है। और इनके बाद में इनका जो गांव होते हैं, एक गांव में एक कुल के लोग रहते हैं। और हमने आपको बताया था जो आपका कुल का जो मुख्य होता है, इनको या गांव का जो मुख्य होता है, इन्हें बोला जाता है गमेती। छोटा गांव होता है उनको बोला जाता है फला, और जो बड़ा गांव होता है उनको बोला जाता है पाल। और दोस्तों इनका ध्यान रखें, जो प्रत्येक गांव कुल जो होता है, इस कुल का एक गण चिन्ह होता है। हर एक कुल का अपना गण चिन्ह होता है। उसी कुल के लोग एक ही गांव में रहते हैं और किसमें, कुल या समूह में डिवाइड रहते हैं। ये गमेती और फला आपने देख लिया इनकी समाज और संस्कृति। पहले स्ट्रक्चर के बारे में ये हमने देखा था। इनके बाद में एक दोस्तों बात का ध्यान रखें, यानी कि जो भी भील होगा, चाहे वो युवा हो या फिर आपका वृद्ध हो, उनकी पत्नी का होना अनिवार्य है। यानी कि पत्नी उनके पास में होगी, चाहे वो शादी करके लाया हो या फिर भगा कर लाया हो, पत्नी का होना यहाँ पे जरूरी है। ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। सामान्यतः दोस्तों हम इसमें देखते हैं, सामान्यतः इसमें बहुपत्नी का चलन रहता है। और इसमें जो प्रपोजल जो आता है वो वर पक्ष से वधु पक्ष की तरफ आता है। इनके बाद में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड की बात करते हैं दोस्तों, दापा प्रथा क्या है। दापा प्रथा की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो दापा प्रथा होता है वो क्या होता है, यानी कि जो आपका वर होता है वो वधु पक्ष की कीमत चुकाता है, वधु पक्ष की कीमत चुकाता है, जो भी उनका पैसा होता है वो देता है। और ये किसको चुकाता है, लड़की के पिता को। तो उसको क्या बोला जाता है, दापा बोला जाता है। एक उसके बाद में आप देखोगे गोल गधाड़ो, गोल गधेड़ो।
गोल गाधेड़ो प्रथा इनमें प्रचलित होती है, जिसका क्या मतलब होता है, जैसे कोई युवक होता है वो साहस दिखा देता है या फिर कुछ इस तरह का डेयरिंग दिखाता है और जिसके माध्यम से लड़की चुनने का उसको स्वयं को अधिकार मिलता है और वो उससे शादी करता है, तो उसको बोला जाता है गोल गाधेड़ो। वो गोल गाधेड़ो इनकी प्रथा होगी। इनके बाद में दोस्तों इनकी संस्कृति की भी बात करूँ, अपने आप में काफ़ी फेमस है। और आपने राजस्थान में स्पेसिफिकली जो इनका बेणेश्वर धाम देखा होगा। बेणेश्वर धाम में क्या होता है, इधर से माही नदी आती है, इधर से आपकी सोम नदी आती है और इधर से आपकी जाखम नदी आती है। ये तीनों जहाँ पे मिल जाती हैं, त्रिवेणी संगम जो बनता है वो है आपका बेणेश्वर धाम। और ये जो रहता है वो आपका जनवरी फरवरी में इनका यहाँ पे मेला लगता है। और इनमें ये क्या करता है, शिव की पूजा करते हैं। कौन से भगवान की करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, आग जला देते हैं और आग के चारों तरफ गाते हैं और यहाँ पे नाचते हैं, गाते हैं और यहाँ पे गीत गाते हैं तथा प्रार्थना यहाँ पे करते हैं। इस तरह से इनका ये चलन रहता है। इनके बाद में दोस्तों इनके मुख्य त्यौहार की मैं बात करूं तो वो होते हैं इनकी होली और दीपावली। और होली से ये काफ़ी दिन पहले और बाद में ये होली के गीत गाने शुरू कर देते हैं। ये इस तरह से इनको त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, ये बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनमें नाग देवता की ये मुख्य रूप से पूजा करते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। इस तरह से तो दोस्तों इनकी कुछ होती धार्मिक परंपराएं। दोस्तों इनका एक इंपॉर्टेंट जो होता है फायरे, इसको बड़ा हम कहते हैं ना फायर। तो फायरे का मतलब ये होता है इनका रणघोष का मतलब इनके ऊपर जब भी कोई आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, सारे लोगों को जो इकट्ठा करना होता है, तब ये क्या करते हैं, फायरे कह के चिल्लाते हैं। इसका मतलब उन पे संकट आ गया और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिसको रणघोष कहा जाता है। इनके अलावा दोस्तों इनकी बात करें तो ये प्रकृति पूजक होते हैं। आपको पता होगा दोस्तों ये औजारों की पूजा करते हैं। हमें पता है कि जितने भी भील रहते हैं उसमें से 80% हमने कहा था, यानी कि मैं कह सकता हूँ ज़्यादातर वो कृषक होते हैं, तो अपने औजारों की, हथियारों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ वो क्या होते हैं, प्रकृति के पूजक होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिरी बिंदु की, यानी कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में किस तरह से ये लोग आ रहे हैं। देखो दोस्तों, ये इतने भी आदिम नहीं है जितना हमने एस्किमो और बुशमैन के बारे में बात की है। ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं। पहाड़ी एरियो के साथ साथ में ये आजकल बस्तियों में भी रहना इन्होंने शुरू कर दिया है, यानी कि बस्तियों में भी ये रहने लग गए हैं। या फिर मैं कह दूं कि आधुनिक संस्कृति या फिर आधुनिक लोगों के संपर्क में ये आ रहे हैं। तो इससे ये क्या हो रहे हैं, समझदार और ये चतुर लोग हो रहे हैं। और जो बाजार की जो अर्थव्यवस्था है, बाजार की अर्थव्यवस्था के ये संपर्क में आ रहे हैं। और इनके जितने भी जो युवा हैं वो क्या कर रहे हैं, परिश्रमी और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये कुछ प्रभाव पड़ा है दोस्तों इनके आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से। इनके बाद में जब मैं बात करूं हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार भी इन पे ध्यान दे रही है। इनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करवा रही है। इनके अलावा इनके शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि स्कूलें वहाँ पे खोल रही है। बैंकिंग की व्यवस्था इनके पास में हो रही है। दूर संचार की व्यवस्था इनके पास में हो रही है। परिवहन की व्यवस्था इनके पास में हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जीवन शैली में, इनके साथ में तकनीकी का निरंतर विकास होता जा रहा है और ये डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर है। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। और हमारी जो आखिरी जनजाति है गोंड जनजाति, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इसी तरह से हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए।